हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत बढ़िया हो गए, पढ़ाई भी बढ़िया चल रही है। ठीक है आपकी, ठीक है। इससे पहले लेक्चर सीरीज आया है ग्रेविटेशन का, और ग्रेविटेशन का अप्रॉक्स 3 लेक्चर हो चुके हैं, और ये लेक्चर नंबर 4 है। लिख देते हैं कहीं साइड में, लेक्चर नंबर 04। ठीक है, ये 04 लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्री फॉल बॉडी क्या है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में तो ज्यादा तो नहीं दिया है, लेकिन आज हम पूरे विस्तार से समझेंगे कि फ्री फॉल बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, मस्ती करना बंद कर दो। 30 मिनट के लिए, अप्रॉक्स 30 मिनट नहीं जाएगा, 20 to 25 मिनट जाएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ इसका न्यूमेरिकल बेस आज समझेंगे, साइन कन्वेंशन। ठीक है, और इससे जो न्यूमेरिकल है ना आज एकदम बढ़िया से सॉल्व करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, मस्ती करना बंद कर दो, और जो लोग अभी तक लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किए, शेयर नहीं किए, उसको करो। ठीक है, और इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके प्रीवियस लेक्चर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट 1 2 3 4 5 देखो फ्री फॉल क्या होता है। कॉपी पेन लेके बैठ गए, बहुत बढ़िया। फ्री फॉल बॉडी क्या होता है? व्हेनेवर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, only gravitational force act on a body, no any external force applied on it। मतलब किसी बॉडी पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगना चाहिए, अगर दूसरा कोई फोर्स लगता है तो फ्री फॉल बॉडीज नहीं है। जैसे गैलीलियो ने कहा था कि अगर एक कोई 2 मास बॉडी है, एक का मास बहुत ज्यादा है और दूसरे का मास बहुत कम है, और दोनों को अगर हम छोड़ें कहां पे? इन वैक्यूम। कहां पे? इन वैक्यूम में। ठीक है, तो दोनों एक ही समय पे गिरेंगे। दैट इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगर मैं 10 किलो का एक पत्थर और एक चिड़िया का पंख दोनों एक ही समय पर अगर छोड़ूं, इन एयर नहीं, वैक्यूम में, जहां पे एयर ना हो, जहां पे एयर पार्टिकल ना हो। ठीक है, अगर मैं वहां छोड़ूं तो दोनों एक ही समय पे गिरेंगे। दैट इज अ इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर मैं एयर में उसको छोड़ता हूं तो जो ज्यादा मास वाला है वो पहले गिरेगा, और जो कम मास वाला है थोड़ा सा देर से गिरेगा। मैं थोड़ा सा यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं एक मेरे पास स्टोन है और एक मेरे पास ये छोटा सा कागज का टुकड़ा है। ठीक है, और दोनों को एक ही समय पे मैं छोड़ रहा हूं इन एयर। अभी एयर में ये सारा काम हो रहा है। कहां पे हो रहा है? इन एयर में। जहां आप लोग हो वहीं पे ये काम हो रहा है। ठीक है, दोनों को छोड़ो। एक बुक ले लो मोटा सा और एक पेन, दोनों को छोड़ो। तो जो पेन है ना वो पहले गिरेगा। यहां पे एयर का रेजिस्टेंस लगता है, जैसे ये नीचे गिरेगा उस पे एयर एक्ट करने लगेगा, एयर का प्रेशर लगने लगेगा। तो इस पे तो थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन इस पे तो बहुत ज्यादा एयर का प्रेशर लगेगा ना। इस पेज पे बहुत सारा एयर का प्रेशर लगेगा, और ये धीरे धीरे करते हुए नीचे गिरेगा। लेकिन इसका मास ज्यादा है। मान लेते इसका मास कैपिटल M है और इसका मास छोटा m है। यहां पे मास डिफरेंस है, लेकिन इनके शेप साइज भी डिफरेंस है। इनका शेप की वजह से एयर का प्रेशर ज्यादा लग रहा है। देखो इनका एरिया ज्यादा है तो प्रेशर भी देखो ज्यादा है, एरिया कम है प्रेशर कम है। बात आ रही है समझ में? तो अगर जैसे ही इनको अगर वैक्यूम में अगर हम गिराएं, इनको वैक्यूम में, ये रहा वैक्यूम, इसमें कोई एयर नहीं है, अब तो एयर प्रेशर लगेगा ही नहीं। अब एयर प्रेशर लगेगा ही नहीं, केवल इस पे ग्रेविटी लगेगा G, और इस पे भी ग्रेविटी G। मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पहले ही पढ़ा रखा है कि कोई बॉडी अगर धरती की ओर गिर रहा है तो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, उस पे केवल ग्रेविटी दोनों पे सेम लगती है। ठीक है, देखो इस पे भी ग्रेविटी G लग रही है और इस पे भी ग्रेविटी, और दोनों एक ही समय पे सरफेस पे आएंगे, एक ही समय पे।
एट सेम टाइम, एक ही समय पर ये दोनों साइड में आएंगे, ठीक है, नीचे में गिरेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये सारा काम जो है ना फ्री फॉल बॉडी जो है ना, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगनी चाहिए। देखो इस पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं ये एयर में होता तो एयर का फोर्स लगता, ठीक है, बहुत सारे उसमें फोर्स लगते हैं। तो जिन बॉडी पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगे उसे हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल बॉडी। Whenever only gravitational force act on a body, no any external force applied on it, this situation is known as free fall bodies. उस सिचुएशन में इसको कहेंगे कि ये फ्री फॉल बॉडी है। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्री फॉल बॉडी क्या होता है। फ्री फॉल बॉडी में नीचे में लिखा है हम इन अब्सेंट ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में नहीं, मीन्स नो एयर रेजिस्टेंस एक्ट ऑन इट, मतलब कोई रेजिस्टेंस, एयर का रेजिस्टेंस उस पे एक्ट नहीं करेगा। बात आ रही है समझ में? क्योंकि दोनों पे देखो, दोनों पे केवल जी काम कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका पिछला लेक्चर में मैंने बताया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता। मास किस मास पे डिपेंड करता है? जो उसको खींच रहा है, वहां पे एम है। देखो मैं थोड़ा सा उसको रिकैप कर देता हूं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बटे में आर स्क्वायर है, लेकिन ये मास उस बॉडी का है जो खींच रहा। ये यहां पे नीचे में अर्थ है ना, नीचे में अर्थ सरफेस, इसका ये मास है, इनका मास नहीं है। बात आ रही है समझ में? मतलब इनके मास पे डिपेंड नहीं करता ग्रेविटी, जो खींच रहा है उसके मास पे डिपेंड करता है। यहां पे लड़के समझ रहे हैं कि सर G इक्वल टू कैपिटल जी एम बटे आर स्क्वायर, एम तो लिखे हैं। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, इनकी मास नहीं है, जो खींच रहा उनकी मास है। तो यहां पे तो पृथ्वी खींच रही, तो यहां पे पृथ्वी का वो मास है। अब बात आ रही समझ में? अब धीरे धीरे आ रही, ठीक है? तो इसको नोट करोगे। फ्री फॉल बॉडी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फ्री फॉल बॉडी क्या होता है? फ्री फॉल बॉडी क्या होता है? Whenever no any force applied on it, only gravitational force act on it, मतलब उस पे कौन लगे? केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे। नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। अब बढ़ते हैं इसके थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस पॉइंट। बस यही है फ्री फॉल बॉडी क्या होता है। बस मतलब एयर वहां पे प्रेजेंट ना हो, अगर एयर रहेगा तो उस पे क्या लगेगा? एयर का रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है? चलो दूसरा पॉइंट, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड और डाउनवर्ड। अपवर्ड क्या है, डाउनवर्ड क्या है? तो मान लेते हैं एक यहां पे बॉडी है, ठीक है? क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे चला गया है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ठीक है? लो अब शायद दिखाई दे रहा होगा। यहां पे एक छोटा सा बॉल है जिसका मास मान लेते हैं m है। इसको अगर हम ऊपर फेंकते हैं, इसको हम ऊपर फेंकते हैं, ऊपर इस पी पॉइंट पे, ठीक है? तो इस पी पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखो हमको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकना है, इस मास को, इस बॉल को ऊपर फेंकना है। तो मैं ऐसे रखूंगा तो ये जाएगा नहीं, इस पे अगर हम इसको रख दिए तो अपने से तो जाएगा नहीं, इसकी कुछ वेलोसिटी बनानी पड़ेगी तब ऊपर जाएगा। मतलब u की वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी और 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी। अरे 0 होगा तो यहीं पे रह जाएगा, 1 2 3, उसकी स्पीड बनानी पड़ेगी ना, 0 से बड़ी होनी। हाँ, u 0 नहीं होगा, u 0 नहीं होगा। इनिशियल वेलोसिटी कभी 0 नहीं होगी, इसकी वेलोसिटी बनानी पड़ेगी, 0 से बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है? h max, इसको बोलते हैं h max।
एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर मैं इसको फेंकूं तो एक पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वही है एच मैक्स, सबसे हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये तो पता चल गया। अब बात आ रही है टाइम की, तो टाइम तो कुछ लगेगा ही। मैं बात करता हूं जी की। तो देखो जी किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है कि नहीं। कितने बच्चे समझ रखे हैं कि अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो जी की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, अगर नीचे फेंके तो जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो डायरेक्शन को शो करेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो ग्रेविटी है नीचे की ओर लगेगी, तो नीचे होता है, देख लो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस एक्स और माइनस वाई। किधर लग रहा, नीचे लग रहा, यानी कि जी की वैल्यू निगेटिव होगी। मतलब हमको जी की वैल्यू कैसे लेनी है, निगेटिव में लेना है, ऑलवेज, हमेशा 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 जी की वैल्यू निगेटिव लेना है। बात आ रही समझ में, क्योंकि देखो वो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, बढ़िया से कम घबराओ नहीं, बढ़िया से कम। आप लोग शायद लीनियर मोशन में पढ़े होंगे कि कार जब चल रही है उसकी कुछ स्पीड है, ब्रेक लगाते गए लास्ट पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। कोई कार है, अगर मैं उस स्पीड में है, ब्रेक लगाऊं तो ब्रेक लगा रहा मैं कंटिन्यूअसली, धीरे धीरे जाके कुछ पॉइंट पे 0 हो जा रहा, मतलब एक चीज उसको खींच रहा, जाने नहीं दे रहा। तभी तो कोई चीज स्पीड में है, मैं इसको रोक दूं तो एक पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगा। अब बात आ रही है समझ में, मान लो कोई कार है, कार ऐसे चल रही है, पूरी स्पीड से चल रही, मैं इसको पकड़ के खींच रहा एकदम, जाने ना दूं, तो कुछ पॉइंट पे हमको भी घिसते ले जाके क्या कर देगा, 0 होगा कि नहीं होगा। हाँ थोड़ा सा डिफेक्ट होगा, लेकिन 0 होगी। मतलब मेरे नहीं सोचो, फिजिक्स पे सोचते हैं, जाके कुछ पॉइंट पे 0 हो जाएगी। हाँ ठीक, बिल्कुल। तो जैसे जैसे ये बॉल, मैंने इसको कुछ वेलोसिटी बना के फेंका, तो एक तो ग्रेविटी नीचे लग रही, और लास्ट पॉइंट पे ले जाके उसको क्या कर देगी, 0 कर देगी। मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, रिटार्डेशन की नहीं, रिटार्डेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा। हाँ बिल्कुल, जी तो होगा निगेटिव। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं डाउनवर्ड, मतलब जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरी, मेरे को लगता है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो आप लोग कर लोगे इसको सीधा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखो ये सरफेस है, इसको बोलते हैं, अगर मैं इसको लिखूं, देखो कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर से कोई, दो इसका केस हो सकता है। पहला, अगर लिखा हो इसको क्या लिखें, अगर हाँ इसको लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है, देखो इसको अगर हम ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकें तो एक पॉइंट पे जाएगा, और जहां इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी जहां 0 होगी, देन वहां रुकेगा, फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लो मेरे को चलना है और अचानक एक पॉइंट पे मुड़ के हमको पीछे जाना है, तो एक जगह रुकेंगे फिर मुड़ेंगे। बात आ रही है समझ में। डायरेक्ट ऐसे नहीं कि ऐसे गए और डायरेक्ट ऐसे हो गए, एक पॉइंट पे तो रुकना है, ठीक है। तो ये भी जाएगा तो एक पॉइंट पे रुकेगा, देन वहां से नीचे आना स्टार्ट करेगा, मतलब वहां पे इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगी, देन ये नीचे आएगा, बॉडी कहां आएगा, नीचे। तो एस की वैल्यू जो है, एस मतलब वही एच वो डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब एच की वैल्यू क्या होगी, -s,
यहाँ पे h किसको डिनोट कर रहा, s को, s मतलब डिस्टेंस, पढ़े हो ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कितना डिस्टेंस कवर किया है डिस्प्लेसमेंट, h क्या है यहाँ पे, h क्या है यहाँ पे, पूरा डिस्टेंस ही तो है, h क्या है, डिस्टेंस ही तो है। लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, देखो नीचे जा रहा, नीचे में y माइनस y एक्सिस होता है, इसीलिए निगेटिव होगा। देखो वेक्टर को पकड़ के चलो, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आधी अधूरी कहानी, आधी अधूरी नॉलेज हमेशा डिफेक्ट करती है, कम नंबर दिला के रखेगी, ठीक है। तो एकदम कंसेप्ट को पकड़ के चलो, टाइम तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, टाइम तो कुछ ना कुछ होगा, ये भी हो गया। हाँ, नीचे जब गिरेगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। अगर यहां से अगर मैं इसको रिलीज करूं, देखो यहां पे रिलीज लिखा होगा, रिलीज लिखा होगा, ठीक है। रिलीज मतलब छोड़ा गया, रिलीज मतलब ऊपर से ऐसे छोड़ा गया, ऐसे छोड़ा गया। नहीं तो एक ऐसा भी होगा, ऐसे नीचे में फेंकना, तो वहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी। मान लो कोई लड़का है छत पे खेल रहा, अब बॉल अचानक उसने फेंक दी, तो उसने कुछ स्पीड बना के फेंका, तो यहाँ पे u की वैल्यू होगी। लेकिन वहां पे रिलीज लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब समझना कि ऊपर से ऐसे उसको छोड़ा जा रहा है। ऊपर से क्या किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, ठीक है। बात आ रही है समझ में। रिलीज लिखा होगा, रिलीज, तो समझ लेना कि ऊपर से ऐसे छोड़ा जा, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर कहेगा कि कोई ऊपर से फेंक रहा, तो इनिशियल स्पीड कुछ ना कुछ होगा। बात आ रही समझ, हमेशा 0, ये 0 हमेशा नहीं होगा, दो केस होंगे। अगर इसको कोई ऊपर से ऐसे फेंकेगा तो कुछ स्पीड बना के फेंक रहा है, ठीक है। हाँ, फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। अरे नीचे गिरेगा तो धम से गिरेगा ना, ऐसे अगर ये नीचे गिरेगा तो धम से गिरेगा ना, तो इसकी कुछ स्पीड होगी कि नहीं होगी, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। इस चीज को नोट करोगे, इस चीज को नोट करोगे फटाफट। कर लिया नोट? देखो तुमको हमेशा ये 5 चीज मिलेंगे। पहला U, V, S, T और G। देखो यहां पे G की बात कर लेते हैं, तो G जो है ना, देखो अभी भी माइनस y एक्सिस, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है ना, तो ये भी निगेटिव होगा। एक बात मैं बोलूं, G हमेशा आप लोग निगेटिव लीजिएगा, G हमेशा निगेटिव लीजिएगा। और G की वैल्यू फिक्स है, G की वैल्यू एट सरफेस फिक्स नहीं है, G की वैल्यू एट सरफेस है 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे ये है। मैंने इसका लेक्चर बना रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में मैंने इसको ड्राइव किया है, या लेक्चर नंबर 3 भी देखोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां पे तो ये मिल जाएगा पक्का। G इक्वल टू 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैसे एट सरफेस होता है, ठीक है। चलो देख बेटा, लाइफ में कुछ नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं है। जो सोच रहे हो ना कि हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में एक जगह तो फिक्स बैठा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, करना क्या चाहिए हमको, ठीक है। तो ये बेवकूफ बनाने वाली बातें छोड़ो, जो दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। अपने जीवन में 2 काम कभी मत करो, अपने लाइफ में 2 काम कभी मत करो, गलत लोगों और गलत चीजों से प्रेम, ठीक है। समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल। तो अपने देखो, ये जो चीज है ना, अनवांटेड चीज है। अगर हम पिताजी पूछ रहे हैं कि क्या बेटा पढ़ाई कैसा चल रहा है, तो बोलते हैं बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है। एक्चुअली कहीं ना कहीं तुम्हारा माइंड जानता है कि तुम कर क्या रहे हो। 9 to 12 दैट इज द मेन टाइम, एनर्जेटिक टाइम टू डू अ हार्ड वर्क, ठीक है। 9 to 12 इतना हार्ड वर्क करो, और फिर ये टाइम मिलने वाला नहीं है।
तुम्हारे लाइफ में, ठीक है। तो ये बेवकूफ बनाने वाली बातें छोड़ो और मेहनत करो, क्योंकि नकली लोगों और नकली चीजों से प्रेम और बेटा माँ बाप के साथ गेम तेरे लिए बहुत बहुत हानि करेगा। आगे तू मतलब अपने आप को समझ नहीं पाएगा कि हमने किया क्या इन 4 साल में, ठीक है। चलो एकदम लिख लो तो फटाफट। A ball dropped from a building 120 मीटर, find time। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक बॉल है जो एक टावर से गिर रहा, ठीक है, एक बिल्डिंग से गिर रहा जिसकी हाइट है 120 मीटर, ठीक है, 120 मीटर इसकी हाइट है, बॉल ऊपर से गिर रहा, ठीक है। आपको निकालना है कि सरफेस पे आने में इसको कितना टाइम लगेगा, मतलब यहां से यहां तक इस टाइम की वैल्यू क्या होगी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो पहला नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अ बॉल ड्रॉप्ड, मतलब उसको फेंका नहीं गया, उसको गिराया गया है। मतलब एक फेंकने में और एक रिलीज करने में अंतर है। अगर मैं कहूं कि इसको ऐसे फेंका गया और इसको ऐसे छोड़ा गया, दोनों में अंतर है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, गिवन इनिशियल स्पीड इसकी 0 हो जाएगी। नीचे में लगेगा जी, और जी कैसा होगा, निगेटिव होगा इन -y एक्सिस। अब देखो थोड़ा गिवन लिख लेते हैं, गिवन आसान हो जाएगा फिर। गिवन u की वैल्यू 0, s की वैल्यू, तो देखो -120 मीटर ये कवर करेगा, 120 मीटर ये बॉल कितना कवर करेगा, 120 मीटर कवर करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट है ये, और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो नीचे जाएगा तो इसकी डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगी क्या, मतलब लिख सकते हैं s की वैल्यू -120 मीटर। क्यों, क्योंकि ये बॉल इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। और देखो ये -y एक्सिस मतलब -120 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड है 120 मीटर, लेकिन अगर डायरेक्शन पूछे तो -y में। बात आ रही है समझ में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात आ रही है समझ में। टाइम नहीं मालूम, ठीक है। g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि g भी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जा रहा -y। देखो जहां से बॉल ड्रॉप हो रहा है या रिलीज हो रहा है, वहां से हम कोऑर्डिनेट देखते हैं। मतलब बॉल यहां से गिर रहा ना, तो देखो यहां से इसकी x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे पता करेंगे। बात आ रही है समझ में। तो देखो ये जा रहा नीचे -y के तरफ, तो g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड। एक फॉर्मूला याद है क्या, TGUS से रिलेशन, यस सर, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और S इक्वल टू लिख सकते हैं UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ड्यू टू ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन क्या बदल गया, G बदल गया। S की जगह लिख सकते हैं, तू भाई उड़ जा, तू भी पढ़ेगा क्या, S की वैल्यू -120 U0 टाइम मान लेते हैं T है, ठीक है, प्लस 1/2 G की वैल्यू -10 और T का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। G की वैल्यू -10, ये कट जाएगा, 5 आएगा इसका आंसर, 5। अरे भैया ये 5 एक्चुअली, ठीक है। अब देखो -120 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस -5t स्क्वायर हो जाएगा, 5t स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो ये माइनस खत्म, मर गया, बचेगा 5t स्क्वायर, ये कट जाएगा 24 यानी √24 सेकेंड t की वैल्यू। अगर इसको और तोड़ना चाहते हैं तो लिख सकते हैं t इक्वल टू 2 2 जा 4 और 4 6 जा
24 इतना सेकेंड है, टाइम आएगा इतना, नोट कर लो। ये निकल गई टाइम। बस कुछ नहीं करना है, रख देना एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस ए की जगह जी आएगा। एस देखो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, नीचे में माइनस वाई, ऊपर में प्लस वाई, एक्स एक्सिस में प्लस, माइनस एक्स में माइनस। अब आप लोग वेक्टर देखो, वेक्टर जो है ना, वेक्टर 12th का मैथ है और 12th में 11th में ये फिजिक्स में मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वेक्टर पढ़नी है, वेक्टर, तो वेक्टर का भी एक इसका बनेगा वीडियो, ठीक है, वेक्टर का भी बनेगा, क्योंकि बिना वेक्टर से आप केवल बोर्ड ही निकाल सकते हो। अब निकालना हो ये ओलंपियाड तो ये नहीं निकलेगा भैया बिना वेक्टर का। देखो 3 चीज तो फिजिक्स में आनी चाहिए, वेक्टर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये 3 चीज आनी चाहिए, ठीक है। अरे भैया वेक्टर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये 3 चीज आनी चाहिए आपको। बात आ रही समझ में? चलो एक काम करते हैं, ये बॉल यहां से यहां आने में लगा टाइम t और t की वैल्यू 2√6 सेकेंड, ठीक है। मैं पूछूं कि यहां पे ये गिरा तो इसकी स्पीड कितनी होगी। अच्छा भैया ये बॉल जब नीचे गिरेगा तो इसकी कुछ स्पीड होगी कि नहीं होगी, कुछ स्पीड से धम से गिरेगा कि नहीं, मतलब हमको v की वैल्यू चाहिए। हमको क्या चाहिए? v की वैल्यू चाहिए। तो इसको कर दे रब 1 2 3 4, वीडियो को पुश करो, वहां से फिर लिख लो, ठीक है, नोट कर लो। अरे भैया क्लास में नहीं बैठे, क्लास में नहीं बैठे, देखो हमको चाहिए v, हमको चाहिए v, g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम अभी निकला है 2√6 सेकेंड। अब u की वैल्यू 0। एक फॉर्मूला है क्या, v इक्वल टू यू प्लस, यानी v इक्वल टू यू प्लस जी टी। v की वैल्यू नहीं मालूम, u की वैल्यू 0, g की वैल्यू -10 और t की वैल्यू 2√6, मतलब होगा माइनस कितना होगा 20√6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताओ, माइनस में आया, v की वैल्यू माइनस में आया। अब बताओ वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर? स्केलर या वेक्टर, किधर जा रहा है ये? -y में, मतलब आंसर इसका आएगा 20√6 मीटर। अगर डायरेक्शन पूछे तो माइनस में, माइनस y एक्सिस। देखो प्लस माइनस ना डायरेक्शन बताता है, प्लस माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन। मैं कहूं कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही, 20√6 मीटर पर सेकेंड, मैं पूछा कि किस डायरेक्शन में, -y एक्सिस में। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो देखो ये जो है ना वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। चलो रब कर दे, इसको कर दे रब। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बढ़िया हाइपोथेसिस बता रहे हैं, ये खूबसूरत सा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब एक सोची समझी गई बातें। जैसे एक लड़का है जो 1000 क्वेश्चन बनाया मैथ का, उसको लग रहा है कि एक चीज हमेशा कॉमन आ रही है, दैट इज अ हाइपोथेसिस। उसको बोल सकते हैं हाइपोथेसिस, उसकी कोई डेरिवेशन वेरिएशन नहीं होती, ठीक है। हो सकता है वो बात सही भी हो जाए। हाइपोथेसिस का मतलब अनुमान लगा सकते हैं। तो एक हाइपोथेसिस है फॉर फ्री फॉल बॉडीज के लिए, एक बॉल को जितना समय ऊपर जाने में लगता है टाइम ऑफ एसेंट, उतना ही समय नीचे आने में भी लगता है टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। बात आ रही समझ में? मतलब किसी बॉडी को जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में भी लगता है, क्योंकि जाते वक्त भी ग्रेविटी वही लग रही है
और आते वक्त भी ग्रेविटी वहीं लग रही है। मेरे ख्याल से एकदम समझ में आ रहा हो। हाँ, ये किसमें होगा? टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इन फ्री फॉल बॉडी। और मैंने बता रखा है कि फ्री फॉल बॉडी पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और दूसरा कोई फोर्स नहीं लगता है। अगर मैं कहूं कि यहां से इसको मैं रिलीज कर रहा, इसको मैं यहां से रिलीज कर रहा, तो ये क्या फ्री फॉल बॉडी है? नहीं है, क्योंकि यहां पे एयर है, इसको प्रेशर देगा। अगर मैं कह रहा हूं कि ये फ्री फॉल बॉडी है, मतलब यहां पे एयर खत्म, एयर नहीं है। बात आ रही है समझ में? चल, an object is thrown upward direction with velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि कोई ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, और सरफेस है, अर्थ का सरफेस है। यहां से किसी बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है? देख लो ना, लाइन सही है कि टेढ़ा मेरा आप लोग कर लेना, ठीक है? तो पी पॉइंट पे जाके मैंने माना क्या कि एक बॉल को 25 मीटर पर सेकेंड के, देखो, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड बना के भेजे मैंने। अब ऐसे करेंगे तो ये जाएगा नहीं। 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मैंने फेंका, ऊपर चला गया, नीचे लग रही ग्रेविटी, ऊपर जा रहा, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा, जाके एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मतलब v की वैल्यू जीरो हो जाएगी h मैक्स पे। तो मैंने माना कि h मैक्स पे जाके v की वेलोसिटी जीरो हो गई। हमको निकालना है h मैक्स, टाइम नहीं मालूम, s नहीं मालूम, वही तो निकालना है। g की वैल्यू मालूम है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब g की वैल्यू दे नहीं रखी तो हमने g लगा लिया अपने से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? अब ये बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटी नीचे लगेगी, और ग्रेविटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ग्रेविटी वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस वाई एक्सिस, इसलिए माइनस है। एक काम करते हैं, मेरे पास v है, g है, u है, और हमको s चाहिए। तो एक रिलेशन है क्या? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। बोलो, v स्क्वायर की वैल्यू 0, u की वैल्यू 25 का स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू -10, और s नहीं मालूम, वही s बोले तो h, ठीक है? ये 0 इक्वल टू 625 625 माइनस 20 s मतलब सेकंड नहीं है, ये h मैक्स लिख देते हैं इसको, h मैक्स, मैक्सिमम हाइट, h मैक्स -625 इक्वल टू -20 h मैक्स। ये s है, ठीक है? s यहाँ पे h मैक्स का काम कर रहा है, ये कट जाएगा, 625 बटे में 20 इक्वल टू h मैक्स, कट के आंसर आएगा 31.25 h मैक्स, ठीक है? नोट कर लोगे, 31.25 मीटर, मतलब h मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 31.25 मीटर। अब हमको चाहिए टाइम, कितने टाइम में ये बॉल नीचे आया। छाप लो, पहले इसको कवर कर लो, मिटा देते इसको। हमको चाहिए टाइम, टी की वैल्यू चाहिए, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी लगा दें। बोलो, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 25 प्लस माइनस g की वैल्यू 10 टाइम। अब ये 25 इधर आएगा तो हो जाएगा -25 इक्वल टू -10t। देख लो, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस खत्म,
25 बट्टे में 10 इक्वल टू टी, यानी कि 2.5 सेकेंड। टाइम की वैल्यू 2.5 सेकेंड। ठीक है, आगे समझ में। अगर हम पूछें कि बॉल को ऊपर जाने में लग रहा है टाइम ऑफ एसेंट, बॉल को ऊपर जाने में लग रहा है 2.5 सेकेंड, तो बॉल को नीचे आने में कितना लगेगा? तो ये सब फ्री फॉल बॉडीज है, तो टीडी कितना होगा? टीडी 2.5 सेकेंड। हम क्या बोल रहे हैं कि जितना समय आने में उतना समय जाने में। ये मेरा हाइपोथेसिस है, हमने ये इसको सोच के बताया, मैंने इसका कोई प्रूफ है नहीं, ठीक है, मैंने इसको सोच के बताया। अभी आप लोग को लग रहा है कि सर ने हमको याद करा दिया कि टाइम ऑफ एसेंट जाने में, ठीक है, वो तो निकाल के दे दिए, लेकिन कह रहे हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना होगा, 2.5 ही होगा। कैसे? तो अभी तो समझ लो कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू होगा 2.5 सेकेंड। टोटल अगर टाइम पूछें, टोटल टाइम जाने का और आने का, तो 2.5 बोले तो 5 सेकेंड। ठीक है, टोटल टाइम बराबर होता है, टोटल टाइम बराबर होता है टी ए प्लस, दिखाई दे रहा है क्या? टी ए प्लस टी डी। उधर दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। हमको टोटल टाइम चाहिए, और हमने हाइपोथेसिस से सर ने बता दिया कि टाइम ऑफ एसेंट तो ठीक है निकाल लिए, लेकिन टाइम ऑफ डिसेंट भी कह रहे हैं 2.5, तो टोटल टाइम तो 5 हो गया। अगर हम टोटल टाइम निकाल लें और टीडी यहां से टाइम ऑफ डिसेंट भी तो निकाल सकते हैं, तो एक काम करते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं, आने का और जाने का टोटल टाइम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है। तो ये बताओ, बॉडी यहां से यहां गया, फिर वापस यहीं पे आ गया, मतलब बॉडी ए से गया और यहीं पे आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। मैं लिख सकता हूं क्या? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टोटल टाइम कैसे निकलेगा? टोटल टाइम कहां से निकलेगा? यहां से यहां पे तो टोटल टाइम, यहां से यहां गया और यहां से वापस आया, तब टोटल टाइम। तो हमारी तो डिस्टेंस यहां से जाने और आने की होगी, तो देखो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी कि नहीं होगी? गया वापस आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। यू की वैल्यू 25, टी वही है, ठीक है, टी मान लेते हैं, टी है, कुछ टाइम लगा ऊपर से लेके नीचे आने में, प्लस 1/2 जी की वैल्यू -10 टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको लिख सकते हैं क्या? -25 टी, ये 25 टी इधर आएगा तो देखो प्लस में, इधर आया तो माइनस में, प्लस माइनस माइनस ये तो कट जाएगा 5, यानी -5 टी स्क्वायर हो जाएगा जी। देख लो 25 टी इधर आया तो -25 टी, ये कट जाएगा 5, प्लस माइनस माइनस 5 टी स्क्वायर। एक टी माइनस से माइनस और एक टी से एक टी मर जाएगा, यानी बचेगा 25 इक्वल टू 5 टी, यानी टी इक्वल टू 25 बटे में 5, यानी टोटल टाइम 5 सेकेंड। टोटल टाइम कितना? 5 सेकेंड। आ गया कि नहीं आ गया? टाइम टोटल, यानी टोटल टाइम कितना आया? टोटल टाइम आया है 5 सेकेंड। अब यहां से लिख सकते हैं ना, टी मतलब टोटल टाइम इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम आया है 5 इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट निकाले हैं हमने 2.5, और हाइपोथेसिस हम किए थे कि टाइम ऑफ डिसेंट उतना ही होगा, तो यहां से निकाल सकते हैं टीडी। तो ये जाएगा इधर 5 माइनस 2.5 इक्वल टू टीडी, यहां से आ जाएगा 2.5 सेकेंड। अब आया कि नहीं आया समझ में? टाइम ऑफ डिसेंट भी 2.5, मतलब जो हाइपोथेसिस थी वो सही है। याद रखना, फ्री फॉल बॉडीज में जितना समय ऊपर जाने में उतना समय
नीचे आने में। ये थोड़ा लेक्चर बड़ा बन गया क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन 2 करा दिए और बढ़िया बढ़िया करा दिए, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं लेक्चर को समाप्त। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, ठीक है। लेकिन हाँ, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये समय बीतने के बाद फिर दोबारा समय नहीं आएगा। पता है, ये जो समय है ना, ये निकल जाने के बाद आप सोचते हो कि मैं बाद में वर्क करूं, तो धीरे धीरे वो एनर्जी नहीं रह जाती। अभी एनर्जी है तो उसका यूज करो, नहीं तो कहते हैं ना कि समय रहता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आ जाती है तो समय नहीं रहता। दैट इज अ मेन पॉइंट। इसको पकड़ के चलो। टाटा, बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू।